मील तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगर अभी मैं घर पर होता तो फिर इस मील को खाने के बाद मैं और चॉकलेट्स खाता, थोड़े बिस्किट्स खाता और थोड़ा नमकीन भी खाता, क्योंकि अभी मुझे भूख थोड़ी ज़्यादा लग रही है। अभी भी जैसे कि खाना ख़त्म हो गया है, मेरा पेट जिस तरह का भरना चाहिए ब्रेकफ़ास्ट के बाद वैसा भर गया है, लेकिन फिर भी मुझे और खाने का मन कर रहा है। जो चीज़ कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, क्योंकि अब वो टाइमलाइन आ चुकी है जब मुझे अपने आप को रोकना शुरू कर देना चाहिए कि भाई अगर एक मील अच्छी खा ली है तो फिर उसके बाद वापस से ठूसने की जरूरत नहीं है। खत्म हो गई मील, अब मूव ऑन करो, अब दूसरी मील में कुछ खा लेना। लेकिन ये जो मैं इतनी बड़ी बड़ी मील्स ले रहा हूँ रोज, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में सिर्फ एक मील बहुत बड़ी होती है, सारी ही मील्स बहुत बड़ी रह रही है। इसलिए इस चीज को अब से मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ और धीरे धीरे हम लोग हमारी मील्स को थोड़ी कम करेंगे, क्वांटिटी कम करेंगे, कैलोरीज कम करेंगे एंड वापस से प्रोटीन टेक पर एंड अच्छी कैलोरीज खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू करेंगे। 70 kg बॉडी वेट है इनका, लेकिन देख कर लगता नहीं है। आर्म्स में और शोल्डर्स में स्ट्रिएशंस देखो, बाप रे। इनका बॉडी फैट परसेंटेज जब भी मैं देखता हूँ तब बहुत लो ही होता है। जनरली लोग मुझे देखकर ऐसा बोलते हैं कि बाप रे प्रेम बहुत लीन रहता है तो पूरे साल। ऐसा नहीं है भाई, जेनेटिकली मेरे इस एरिया में फैट नहीं आता है या कम आता है। अच्छा, यहाँ मैं ऐसे एक टायर इधर इधर ले घूम रहा हूँ। कल जब मैं मुंबई में लैंड किया था तो फिर सिर फट रहा था। आज भी थोड़ा सा सिर में दर्द है, लेकिन कल के कंपैरिजन में तो बहुत कम है, इसलिए वर्कआउट तो हो जाएगा। इस हेडेक के पीछे का रीज़न शायद ये हो सकता है कि मैंने रात को लेट खाना खाया है। इस रीज़न की वजह से बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि एक दो दिन ऐसे हो रहे थे कि रात को मैं बस ऐसे ही रैंडमली जग रहा हूँ और ऐसे मैं सांसें ले रहा हूँ। वो चीज़ देख के मुझे लगा कि ये क्या चल रहा है, ऐसे तो मैं रात को कभी सांस नहीं लेता, इसलिए वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। लेकिन ठीक है, अब डाइट भी अच्छा है पहले के कंपैरिजन में और स्लीप भी अच्छी हो रही है, इसलिए बॉडी वापस से अच्छे से रिकवर होगी एंड हमारा वर्कआउट्स भी ऑन पॉइंट जाने लगेंगे। लेकिन आज का वर्कआउट हम लोग अच्छे से करेंगे, क्योंकि इतना सारा जो खाना मैं खा रहा हूँ उसको थोड़ा सा बर्न करना ज़रूरी है। अभी ये जो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है, इसके अंदर हमने न्यूट्राबेगा पी प्रोटीन डाला था ताकि इस रागी मील की जो प्रोटीन क्वांटिटी है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाए। और चाहे मैं रागी मील खाऊं या ओट मील खाऊं या पोस्ट वर्कआउट में मुझे जो प्रोटीन शेक चाहिए हो, चाहे कोई सी भी चीज क्यों ना हो, उसके अंदर अगर कोई प्रोटीन पाउडर डालना हो तो फिर वो मैं न्यूट्राबेगा पी प्रोटीन ही डालता हूँ। स्पेशली ये जो कॉफी फ्लेवर है, इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद था एंड ये अफोर्डेबल भी है। इसकी एक स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा एंड अगर आप पूरे दिन में इसके 2 या 3 स्कूप लोगे मेरी तरह तो फिर तुम्हारा जो डेली का प्रोटीन टेक होगा वो तुम बहुत आसानी से कंप्लीट कर पाओगे। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम भी इस न्यूट्राबेगा पी प्रोटीन को एक बार जरूर चेकआउट करना, क्योंकि इसकी क्वालिटी, इसका टेस्ट, इसकी मिक्सेबिलिटी एंड इसको तुम कोई सी भी मील में डालकर खा सकते हो। तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा अगर तुमने एक बार ट्राई किया तो। एंड अगर तुम चेकआउट करते समय प्रेम 10 कोड यूज करोगे तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अब मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि कंपटीशन के बाद दिमाग की किस तरह से वाट लग जाती है। वो जो मैं हेडेक की बात कर रहा था वो असल में इसी रीज़न की वजह से हो रहा था मुझे, क्योंकि मैं देर रात को भी खाना खा रहा हूँ। तो अगर मैं 1 या तो फिर 2 बजे सोने के लिए जा रहा हूँ तो फिर 12:30 बजे मैं बस खाना ठूस रहा हूँ जो भी हाथ में है वो। स्पेशली अगर स्वीट्स आ गई तो फिर ख़त्म है, क्योंकि मैंने स्वीट्स बहुत खाए हैं इस कंपटीशन के बाद एंड मुझे कहीं ना कहीं अब अपने आप को वापस से ठीक करना होगा, क्योंकि अब मेरी हेल्थ पर असर पड़ रहा है। रैक पुल्स मैंने 2026 के स्टार्टिंग से सीरियसली करना शुरू कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि रैक पुल्स एंड बारबेल बेंट ओवर रोज की वजह से मेरी बैक के अंदर थिकनेस थोड़ी ज्यादा इंप्रूव हुई है। इरेक्टर्स को ट्रेन करने के लिए ऐसे मूवमेंट्स करना जरूरी है जिसके अंदर आप अपनी स्पाइनल कोड को इस तरह से सीधी रख के मूव कर रहे हो। आरडीएल्स में भी वो होता है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही इफेक्ट आता है। पर तेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा आरडीएल्स कर रहा है, बारबेल रोइंग कर रहा है, स्क्वाट्स कर रहा है, तो उसको ये करनी चाहिए फिर उसके बाद? अगर इरेक्टर्स वीक हैं तो हाँ, इरेक्टर्स मसल आपको पता है किस तरह के दिखते हैं?
अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो फिर बैक बहुत भयंकर दिखती है। और जो भी लोग अच्छे डेडलिफ्ट लगाते हैं उनके जनरली इरेक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो तो फिर ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेडलिफ्ट मैं नहीं करता इसलिए मुझे नेसेसिटी फील होती है। तो मुझे अपनी हैमस्ट्रिंग नहीं यूज़ करनी। हाँ, और आपको इमेजिन करना है कि आप अपनी बैक के इस पार्ट से बार को उठा रहे हो। आपके लैट्स तो लिटरली एंगेज होने ही चाहिए। नीचे तक लेके जाना। और इसमें बैक क्या आर्च रहेगा मेरा, या फिर मैं नहीं, सीधी रखनी है और थोड़ी आर्च। रुक, इस बार थोड़ा समझ आया मुझे। लोअर बैक में भी थोड़ा इफेक्ट आएगा, जो ठीक है। और इसमें वेट कितना डालेंगे हम? मैक्स 90 kg। और तू आरडीएल्स कितने वेट से करता है? 90 90 100। ओके। और तू आरडीएल 100 से कर रहा है और इसको 100 से कर रहा है, तो फर्क लगता है? फर्क मतलब देखिए, इसके अंदर माइंड मसल कनेक्शन मेरे से बनता नहीं है अगर मैं ज़्यादा वजन उठाता हूँ तो। और इसके अंदर मैंने अच्छे से प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया नहीं है बाकी एक्सरसाइजेस की तरह, जो मुझे इस ऑफ सीजन के अंदर काम करना है। इसलिए हाँ, फिलहाल तो वजन बहुत कम उठा रहा हूँ मैं, लेकिन धीरे धीरे करके इस चीज को मुझे इम्प्रूव करना होगा। आप कितने से करते हो आरडीएल? मैं भी 100 के आसपास ही रखता हूँ। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि 100 से अगर हम आरडीएल लगा रहे हैं और 100 से ही हम ये वेट लगा रहे हैं, तो आरडीएल में भी तो बैक एंगेज हो ही जाएगी उतनी जितनी जो इसमें हो रही है। होगी तो सही, लेकिन इंटेंशंस मैटर करते हैं ना। आरडीएल्स के अंदर आप अपनी हैमस्ट्रिंग्स को एंगेज कर रहे हो, इसके अंदर हैमस्ट्रिंग्स निकल गई, पैर निकल गए, अब आपको अपनी बैक को फील करना है। ठीक है। लेकिन हाँ, वो आपका पॉइंट सही है कि आरडीएल्स इससे ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज है, तो फिर उसके अंदर थोड़ा कम वेट हम उठा सकते हैं, तो फिर इसके अंदर ज्यादा वजन हम वो मेरा पॉइंट वैसे था ही नहीं, बट हाँ वो भी हो सकता है। हाँ, होना चाहिए वो भी। सुनने में लॉजिकल लगता है। और बाकी मैं खुद अब वेट के पीछे नहीं भागता हूँ, मैं लिटरली जिम में सबसे हल्का वेट उठा रहा होता हूँ मेरी तरह। हाँ, पर क्या फर्क पड़ता है? अनफॉर्चुनेटली बिकॉज मुझे हेडेक था, इसलिए मैंने थर्ड भैया को बोल दिया था कि अब और मेरे से वर्कआउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अगर पैर भी ज़मीन पर रख रहा हूँ तो फिर उस थड़के की वजह से, उस स्लैम की वजह से मेरे दिमाग में एक तरह की नोटिफिकेशन बजती है कि भाई तबाही, आतंक मच रहा है, कुछ बुरी चीज़ हो रही है, पूरा दिमाग हिलने लगता है, ऐसा लगने लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि अब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए अब वर्कआउट ना करूँ वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोगों ने खाना खा लिया है, और जब मैंने खाना शुरू किया तो फिर वीडियो शूट करने का कुछ मन था नहीं, क्योंकि भूख बहुत लगी थी। और मैं कसम से बोल रहा हूँ कि इससे अच्छा खाना मैंने आज तक पहले कभी नहीं खाया। क्योंकि अब देखो, ऐसा सीन है नहीं कि मैं होटल में जा रहा हूँ रोज और बाहर की चीजें खा रहा हूँ। स्पेशली वीगन बनने से पहले मुझे ऐसी हैबिट ही नहीं थी कि मैं मिल्क शेक पीऊँ या तो फिर पेस्ट्रीज खाऊँ, केक्स खाऊँ। मैं बस नॉर्मल घर का खाना खाता था। बाहर का खाना खाने का मन भी करे तो भी मैं बिस्किट और वेफर में खुश हो जाता था। वीगन बनने से पहले मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी अच्छा खाना खाने की, लेकिन मैंने कभी खाया ही नहीं। अब उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, मुझे बस ऐसे ही मन नहीं करता था, इसलिए मैं नहीं खाता था। लेकिन फिर जब पता चला कि ये सारी बाहर की चीजें कितनी टेस्टी होती है, तब मैं वीगन बन चुका था। और मेरे सिटी के अंदर राजकोट में वीगन डिशेस बहुत कम है, इतनी कम है कि इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट और स्विगी, जोमेटो, इन सारी जगह पर वीगन चीजें तुम्हें नहीं मिल सकती। इसलिए अच्छा वीगन खाना मेरे सिटी में तो भूल ही जाना है। इसलिए हम लोग बस घर पर कुछ जो भी हम लोग बना सकते हैं वो हम लोग कभी कभी बनाते हैं, बाकी जो भी घर का खाना होता है वो हम लोग खाते थे। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं बेंगलोर में रहा था, अब मुंबई में हूँ, अब मुझे पता चल रहा है कि वीगन खाना कितना टेस्टी हो सकता है। पर आज का खाना तो बहुत अच्छा था। जो गुलाब जामुन थे वो लिटरली ऐसे लग नहीं रहे थे कि ये वीगन गुलाब जामुन है, उसका टेस्ट परफेक्ट था। अब मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि कुछ लोग बाहर का खाना इतना क्यों खाते हैं। पहले मुझे पता ही नहीं था कि बाहर का खाना कितना अच्छा स्वादिष्ट हो सकता है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है। इसलिए अब मैं उनके साथ रिलेट कर पा रहा हूँ कि क्यों लोग मोटे हो जाते हैं। ठीक है,
लेकिन मैं इस तरह से मोटा नहीं होने वाला। अच्छा वीगन खाना ठूस के। अभी हम लोग यहाँ पर मुंबई में आए हैं, अभी हम लोग एंजॉय करेंगे। कोई गिल्ट नहीं रखूंगा मैं कि भाई इतना सारा खाना बाहर का क्यों खा रहा हूँ, गुलाब जामुन क्यों पेल रहा हूँ, पता नहीं है कि कितनी कैलोरीज ले रहा हूँ मैं। अभी बस हमें एंजॉय करना है एंड मुझे अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि मेरे सिर में कुछ दिक्कत है। इस तरह से हेडेक्स होने नहीं चाहिए। एक चीज है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसकी वजह से मुझे हेडेक्स हो रहे हैं, मेरे चश्मे। अब मुझे नंबर है और मैं चश्मे पहन नहीं रहा क्योंकि कंपटीशन के पहले लाइक अराउंड 24 तारीख को मुझे निकलना था मेरे सिटी से बेंगलोर के लिए और 23 तारीख को रात को मेरे चश्मे टूट गए। अब क्या करूं मैं, इसलिए मैंने फिक्स तो किए नहीं। मैं बेंगलोर में लेकर गया था, सोचा कि वहां जाकर मैं अपने चश्मे को फिक्स कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने बेंगलोर में कदम रखा वैसे मुझे 5 मिनट भी नहीं मिल रही थी कि मैं बाहर जाकर अपने चश्मे फिक्स करूं। और अगर बाई चांस मुझे 5-10 मिनट मिल गई तो फिर मैं बस बैठता था, मैं बस सांस लेता था क्योंकि कैलोरीज बहुत कम थी, कार्डियो बहुत ज़्यादा था, वर्कआउट भी सर डेंजर कर रहे थे, इसलिए लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक बन चुकी थी। इसलिए फिर मैं बेंगलुरु में जाकर भी अपने चश्मे को फिक्स नहीं कर पाया। अब मैं बेंगलुरु से वापस से घर आ गया एंड मैंने चश्मे दिए, लेकिन वो चश्मे सैटरडे को फिक्स होने वाले थे और फ्राइडे को मुझे यहाँ पर आने के लिए निकलना था। इसलिए अभी चश्मे राजकोट है मेरे सिटी में, जहाँ पर वो फिक्स होके रखे होंगे लेंस कार्ड वालों ने। अब मैं घर जाकर चश्मे को पहन लूँगा और उसके बाद चांसेस ऐसा है कि मेरा हेडेक ठीक हो जाएगा और इस तरह से मुझे क्रॉनिकली एक हेड पेन के साथ ज़िंदगी जीनी नहीं होगी। पिछले 3 साल के बाद आज हम लोग फाइनली वापस से मिनी मिलिट्री गेम खेलने वाले हैं। बहुत टाइम से मैंने एक भी गेम नहीं खेली, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी वापस से गेम खेलूँगा, वो भी एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के साथ।